हेलो सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार हमारे चैनल एक्सप्लेनर एंजल पर। कहानी शुरू होती है, हमें बताया जाता है कि जंगल से आजकल कुछ जानवर इनलीगल तरह से लाए जा रहे हैं और ये काम किनकियान अपने लोगों के साथ मिलकर कर रहा है। आज भी वो कार से जंगल की तरफ गया होता है। यह सुनकर कैप्टन हान, जो कि इस ड्रामे के मेन लीड हैं, फौरन ही जंगल के रास्ते निकल पड़ते हैं, जहाँ पर इनको रेड कार नजर आती है और इस कार में मिस्टर किनकियान की जगह मिस जू होती हैं, जो कि इस ड्रामे की हीरोइन होती है और साथ में रिपोर्टर भी होती है। इसे देखकर कैप्टन समझ जाता है कि यही मुजरिम है, इसलिए वो फौरन एक गाड़ी के सामने आ जाता है और अपने कार को दिखाते हुए कहता है कि मैं कैप्टन हान हूँ और मुझे तुम्हारी गाड़ी को चेक करना है। उसके इस बात को सुनकर मिस जू फौरन ही कार से उतर जाती हैं और उसे रोकने लगती हैं कि वो उसकी कार को चेक न करें, लेकिन हान उसे पकड़ लेता है और पूछने लगता है कि उसके अंकल किनकियान कहाँ हैं, जिस पर मिस जू कहती है कि वो जिसे समझ रहे हैं वो लड़की वो नहीं है। ये सुनकर हान उसका सूटकेस चेक करने के लिए जाता है, लेकिन जू उसे मना कर देती है और गुस्से में हान को एक स्लैप भी कर देती है। तभी हान जू के फेस को देखता है और उसे फ्लैशबैक आता है, जिसमें जू और हान साथ में जंगल में टहल रहे होते हैं। तभी किनकियान अपने लोगों के साथ आकर दोनों को हिट करने लगता है। ये सोचते हुए हान परसेंट में आता है और फिर मैं जू से कुछ बातें करने लगता है और तभी यहाँ पर किनकियान अपने लोगों के साथ आ जाता है। ये देखकर मिस्टर हान जू को साइड में करते हुए किनकियान के सामने आ जाते हैं, लेकिन किनकियान कहता है कि याद तो होगा ना, वैसे अब मैं एक सभ्य आदमी बन चुका हूँ और एक अच्छा बिजनेसमैन भी, लेकिन तुम लोग अंधे हो जो कि कार पार किया है, वो भी रोड के सेंटर में। ये कहते हुए अपने कार्ड को उन्हें देता है, जिसे जू ले लेती है और उसे याद आता है कि इसी कंपनी में तो इलीगल वे से काम हो रहा है। वो कुछ सोचने लगती है कि ये देखकर किनकियान कहता है कि क्या तुम मेरी कंपनी को जानती हो, जिस पर जू कहती है कि हाँ वो उसकी कंपनी को जानती है, साथ ही कहती है कि वो एक रिपोर्टर है। ये सुनकर किनकियान उसे तिरछी निगाहों से देखने लगता है, लेकिन मौके को देखते हुए हान जू से उस कार्ड को लेकर किनकियान के पॉकेट में डाल देता है। तभी किनकियान के लोग हान को गुड बाय बोलकर यहाँ से चले जाते हैं। उसके जाने के बाद मिस जू हान से अपनी गलती पर सॉरी बोलती हैं, क्योंकि उसने उसे जो स्लैप मारा होता है। हान कोई बात नहीं है कहकर कार के डोर को बंद करने के लिए जाता है। तभी जू किनकियान की कंपनी के अबाउट उससे कुछ बातें पूछने लगती है, जिस पर हान कहता है कि बेहतर है कि इससे दूर रहो और साथ ही उसके बिजनेस से भी। अब ये सुनकर वो खामोश हो जाती है। फिर जू जाने लगती है। तभी हान उसके पैर में लगे घाव को देखता है, जिसकी वजह से वो चल भी नहीं पा रही थी। अब ये देखकर हान उसे हॉस्पिटल ले जाने के बारे में सोचने लगता है। तभी हान की टीम भी यहाँ पर आ जाती है। अब वो चेंग से कहता है कि इसे हॉस्पिटल लेकर जाओ, लेकिन जू मना करती है और कहती है कि आपके टीम के डॉक्टर से मैं बैंडेज करा लूंगी, ये मामूली सी चोट है, ऐसे में उसे हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। अब ये सुनकर हान चेंग को अपने साथ वहाँ पर लेकर चला जाता है। अब डॉक्टर के केबिन में जाने से पहले वो डोर को नॉक करता है। डॉक्टर भी बहुत अजीब होती हैं। हान के आने से पहले वो खुद के बाल को सेट करती हैं, फिर डोर को ओपन करती हैं। हान के गोद में जब एक लड़की को देखती हैं, तब डॉक्टर शॉक हो जाती हैं। हान को यहाँ से भेज देती हैं, फिर जू के मोच वाले पैरों का इलाज शुरू कर देती हैं। जू डॉक्टर से पूछती है कि वैसे आपकी टीम में काफी कम लोग हैं, जिस पर डॉक्टर कहती है कि वो तो बस कैप्टन हान के लिए यहाँ पर आए हैं। यह सुनकर वो बाहर जाने लगती है, जहाँ पर उसे चेंग मिलता है, जो कि जू से उसके घाव के बारे में पूछने लगता है। तभी जू से हान का नंबर मांग लेती है। हान अपने रूम में होता है और अपने पेट पर लगे हुए घाव पर दवा लगा रहा होता है, साथ ही जू को याद भी किए जा रहा होता है, जैसे कि पास्ट में उसके साथ जो कुछ भी हुआ होता है, और वो सोच रहा होता है कि वो पास्ट वाली बातें जू को कैसे याद कराए। तभी जू के उसके पास कॉल आ जाती है। नंबर को देखते ही हान पहचान जाता है कि ये जू का नंबर है, इसीलिए उसे पास्ट की बातें दोबारा से याद आने लगती हैं, जब वो एक दूसरे के साथ बहुत ही प्यारे मोमेंट को जी रहे होते हैं और साथ में खेला करते थे और बहुत
सारी मस्तियां भी किया करते थे। इसी यादों में खोया वो कॉल को रिसीव नहीं कर पाता। जू अब मायूस होकर जाने लगती है। तभी हान के पास किसी और की कॉल आती है जिसे वो रिसीव करके बातें करने लगता है। अब उसकी आवाज को सुनकर जू गेट पर खड़ी हो जाती है और उसकी बातों को सुनने लगती है। तभी हान को किसी के आने का एहसास होता है। तब वो डोर को ओपन करता है। इस तरह जू सीधा ही हान के चेस्ट पर आ गिरती है। इस पल को महसूस करते हुए हान फिर से पास्ट में खो जाता है और प्रेजेंट में जू उससे दूर होते हुए उसको सॉरी बोलने लगती है कि उसे इतना करीब नहीं आना था। साथ ही वो हान से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन हान उसे कोई भी खास बात नहीं करता। साथ ही उसे जाने के लिए भी कह देता है। यह सुनकर मिस जू फौरन अपने कार के पास चली जाती हैं, लेकिन वो पंचर होती है। तभी उसे एक आदमी नजर आता है जो कि थोड़ी देर पहले किनकियान से बातें कर रहा था। अब वो जू को लिफ्ट देने की बात करता है और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कैमरा वाला बैग लेकर किनकियान के रेस्टोरेंट पहुंच जाता है, जहां पर मटन सूप मांगते हुए हर तरफ नजरें बनाए होती है। तभी सूप के साथ उसे वाइन भी दी जाती है। अब वो उसे पी खा रही होती है। इतने में ही एक वेटर की नजर उसके कैमरे वाले बैग पर पड़ जाती है, जिससे वो समझ जाता है कि इन्वेस्टिगेशन के लिए यहाँ पर आई है, इसलिए उसे बहुत सारी सजाएं दी जाने लगती हैं। किनकियान भी यहाँ पर आ जाता है। इधर हान को ये बात पता लग जाती है कि जू किनकियान के रेस्टोरेंट चली गई है, तो वो फौरन ही वहाँ पर पहुँच जाता है और सबसे फाइट करके जू को बचा लाता है। जू वाइन के नशे में होती है, इसलिए उसे रेस्ट करने के लिए रूम में ले जाता है और खुद दोबारा से किनकियान के पास जाकर वही शराब मांगते हुए अच्छे से उसकी धुलाई कर देता है। फिर जू के पास आता है, कहता है कि उसे इस तरह अकेले वहाँ पर नहीं जाना था, क्योंकि टाइम पर अगर वो ना पहुँचता तब जू के साथ उस रात जाने क्या हो जाता। आगे पीछे सोच कर ही वो कोई फैसला लिया करे, ऐसे जो भी उसके मन में आए वो अचानक ही ना किया करे। ये बात काफी गलत है। जू भी होश में आ गई होती है। वो कहती है कि इतने भी वो बेवकूफ नहीं है और फिर हान को मिले उससे सिर्फ एक दिन ही हुआ है, इसलिए वो उसके बारे में कैसे सब कुछ जान सकता है। उसने कुछ प्लान किया था, इसलिए वो वहाँ पर गई थी। और फिर वो तो रिपोर्टर है, रिपोर्टर की लाइफ में ये सारी बातें तो आम हैं। अगर हान उसे ना भी बचाता तब भी वो बच जाती। ये कहते हुए वो नाश्ते के टेबल पर आ जाती है, जहाँ पर हान की टीम भी जू को उल्लू कहने लगती है और जूहे की सफाई देने लगती है। तभी हान सबको खामोश करा देता है और कहता है कि हम सबका बस एक ही मिशन है, और वो ये कि किनकियान को इलीगल तरह से जानवरों को पकड़ने नहीं देंगे और उसका क्राइम हम शो करेंगे। इसलिए हम सबको एक दूसरे से पूछ कर ही कोई कदम आगे बढ़ाना होगा। ऐसे बिना पूछे अब से कोई भी काम नहीं करेगा। हान की बात सुनकर जू से देखने लगती है। तभी डॉक्टर कहते हैं कि हमारे कैप्टन हान बहुत ही काइंड हैं और बहुत ही माइंडेड हैं। ऐसे में कोई भी उसे बिना कुछ पूछे कोई भी काम ना करे। डॉक्टर की ये बात सुनकर जू से देखने लगती है। तभी हान कहता है कि जू को अब यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। वैसे भी ऑफिसर के बीच में ज्यादा दिन तक वो नहीं रह सकती है। 24 आवर उसे यहाँ पर आए हुए हो चुका है, लेकिन जू रुकना चाहती थी क्योंकि उसे किनकियान के बारे में सच पता लगाना होता है। लेकिन हान की पूरी ही टीम राजी नहीं होती, क्योंकि सभी कह रहे होते हैं कि उसे यहाँ पर बहुत ही मुश्किल हो जाएगी और वो नाजुक सी लड़की है। तभी जू हान को देखते हुए कहती है कि वो कुछ दिन तक रुकना चाहती है, लेकिन हान भी उसकी बातों को सुनकर इनकार कर देता है। कहता है कि हमारे साथ तुम जंगलों में नहीं रह सकती हो। अब रात होती है। तभी चेन यहाँ पर आ जाता है, जो कि किनकियान से मिला हुआ होता है और हान से भी। इस तरह हान की सारी ही खबर वो किनकियान को दिया करता है और किनकियान की चाहत होती है हान के साथ जंगल में जू भी आ जाए, जिससे कि दोनों को वहाँ पर किनकियान की टीम पकड़ ले। लेकिन उसकी इस चाल को हान समझ नहीं पा रहा होता। अगले दिन सबके साथ जू को भी जंगल में लेकर सारे ही लोग चले जाते हैं। ये लोग जंगल में रहकर किनकियान के खिलाफ सबूत इकट्ठे करना चाहते थे। काफी दूर जाने के बाद हान सबको अलग अलग ग्रुप में बांट देता है और खुद जू के साथ होता है। जू वहाँ पर बहुत ही मस्ती कर रही होती है, लेकिन
लेकिन कई बार हान से कह चुकी होती है कि जैसे छिपकर उसे कोई फॉलो कर रहा है। उसकी इस बात पर हान जू को उल्लू समझता है, लेकिन जू अपनी जगह पर सही होती है क्योंकि चेन इन लोगों को जंगल में छिपकर देख रहा होता है और सारे ही अपडेट किनकियान को दे रहा होता है। किनकियान कहता है कि वो जहरीले सांप को हान और जू के तरफ फेंक दे। अब वो ऐसा ही करता है, लेकिन हान सांप को देख लेता है और जू जब स्नैक को देखती है तब हान के गोद में ही आ जाती है। हान बड़े मुश्किल से सांप को दूर फेंक देता है। इस तरह चेन एक बार फिर से इस चांस को मिस कर देता है। इधर ये दोनों ही घूमने के लिए जंगल में निकल पड़ते हैं, जहां पर जू की करीबी और कई सारी बातें, बीती कहानियां हान को याद दिला देती हैं। हान न चाहते हुए भी खुद को उससे करीब जाने से रोक नहीं पा रहा होता है। तभी हान जू से कहता है कि वो उसे घुमाने ले चले। ये सुनते ही जू उसे कोई अच्छी जगह पर ले जाती है, फिर उसके साथ सेल्फी भी लेती है, साथ ही एक ट्री के पास भी ले जाती है जहाँ पर वो मन्नत के धागे भी बांध देती है, जिस पर हान हंसते हुए कहता है कि वो जिसके लिए बांध रही है वो तो यहीं पर खड़ा है। लेकिन जू को हान की कोई भी बात समझ में नहीं आती। दोनों ही एंजॉय करके कैंप में आ जाते हैं, जहाँ पर जियांग नाम का एक आदमी आया होता है। जियांग मिस जू का बॉस होता है। साथ ही उसकी बातों से लगता है कि वो जू को लाइक करता है, न कि मिस जू उसे लाइक नहीं करती हैं। लेकिन इससे जियांग को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। वो अपने लव को शो करने में कभी भी पीछे नहीं हटता है। शायद यही वजह थी कि आज जू के साथ हान को देखकर उसे बहुत ही जेलस फील हुआ था। खैर दोनों साथ में मिलकर खाना खाते हैं, लेकिन जू का सर्व किया हुआ खाना और पानी हान सबसे ही पहले पी लिया करता था। इस तरह दो लोगों के बीच में फंसी एक जू बड़ी मुसीबत में घिरी होती है। तभी यहाँ पर डॉक्टर भी आ जाते हैं, जो कि हान को हैंडल कर लेती हैं। लेकिन हान खाना खाए बिना ही यहाँ से चला जाता है। अब जियांग जू से कहने लगता है कि उसे यहाँ पर अब और नहीं रहना चाहिए। अगर रहना चाहती है तब वो भी यहाँ पर रहेगा। उसकी यह बात सुनकर जू को बहुत ही अजीब लगता है, लेकिन बॉस होने की वजह से उसे उसकी बातें बर्दाश्त करनी ही पड़ती हैं। अगले दिन फिर से ये लोग जंगल के सैर पर निकल पड़ते हैं। हालांकि जियांग नहीं चाहता था कि जू जाए, लेकिन जू तो जिद पर होती है। अब उसकी यह जिद को देखकर वो भी इजाजत दे देता है। इन लोग जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। सुहाने मौसम को सब लोग एंजॉय कर रहे होते हैं और हर तरफ नजरें भी बनाए होते हैं। अब शाम होती है। जियांग जू से कहता है कि उसे कैंप में चलना चाहिए, यहाँ पर रहना उसके लिए अनसेफ है। लेकिन जू उसकी कोई भी बात को नहीं सुनती। बदले में कहती है कि तुम्हें जाना हो तो तुम जा सकते हो, लेकिन मैं नहीं जाना चाहती। हालांकि हान के साथ उसकी टीम भी जू को समझा रही होती है कि रात दिन के इस सफर में जंगल का माहौल वो बर्दाश्त ना कर सकेगी और जल्द ही बीमार पड़ सकती है, इसलिए उसे यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन जू का कहना होता है कि वो न्यूज रिपोर्टर है, ये सब तो उसकी आदत है। अब ये सब झगड़ों के बाद अगेन वो हान के साथ निकल पड़ती है, जंगल की फोटो को लेने लगती है। तभी यहाँ के लोकेशन को देखकर उसे एक डायरी की फोटो याद आ जाती है, जिसमें सेम ही लोकेशन की पिक होती है। अब वो हान से कहती है कि उसके फादर भी रेंजर ऑफिसर थे, इन्हीं फॉरेस्ट में आया करते थे, घर तो वो कम ही रहा करते थे। ये मेरे फादर की डायरी है जिसमें सेम ही लोकेशन की पिक्चर है। वैसे जू को पिछली बातें कोई भी याद नहीं होती, वो इसलिए जो हान के साथ उसका पास्ट था उसमें किनकियान की टीम ने जू के सर पर बहुत बुरी तरीके से मार दिया था, जिस वजह से वो पास्ट की सारी ही बातें भूल चुकी थी। लेकिन फादर की यादें अभी बाकी होती हैं, इसीलिए उसके आंख में आंसू भी आ जाता है। ये देखकर हान उसके कंधे पर हाथ रखता है, फिर उसे कैमरा मांगता है। उसके बाद जू की एक प्यारी सी फोटो को क्लिक करता है। जू को उसके साथ अब बहुत ही अच्छा लगने लगा था, जाने क्यों उसे अपने पन का एहसास भी होने लगा था। इन लोगों की ये करीबी देखकर जियांग फौरन उसे चलने के लिए कहता है, लेकिन जू उसे ही जाने को कह देती है, जिस बात पर यहाँ पर हान की टीम और जियांग के बीच आपस में ही झगड़े होने लगते हैं, क्योंकि डॉक्टर भी चाहती थी कि जू यहाँ से चली जाए, लेकिन हान के बाकी बॉयज की चाहत होती है कि जू रुक जाए, बाकी सब चले जाएं। यही सब झगड़ों के बीच जू आगे बढ़ने लगती है। कुछ देर बाद ही हान को ये खबर मिलती है कि जू गायब हो चुकी है। यह सुनकर सारे ही लोग परेशान हो जाते हैं, जू को तेजी से तलाशने लगते हैं। लेकिन जू तो चिन को पेड़ में बांध कर बैठी होती है, क्योंकि वो चिन के बारे में समझ गई थी कि ये इसको फॉलो कर रहा है और यहाँ के सारे ही खबर ये किसी को दे रहा है।
तभी हान भी यहाँ पर आ जाता है, जिसके हाथ में वो उसके फादर वाली डायरी भी होती है, जो हान को चिन के बारे में सारी बातें बताने लगती है। यह सुनकर हान भी उसे कई सारी धमकियां देने लगता है कि आगे से उसने ऐसा कुछ भी किया तो अंजाम बहुत ही बुरा होगा। अब हान और जू सामने हो तो नैनो की गुस्ताखियां शुरू हो ही जाती हैं। इसी का फायदा उठाते हुए चिन खुद को आजाद कर लेता है और इन दोनों पर बम फेंक देता है। तभी हान की नजर बम पर पड़ती है, तब वो जू को गोद में लेकर साइड में जा गिरता है। इस तरह वो सेफ बच जाता है। तभी हान की टीम भी यहाँ पर आ जाती है, जिससे हान बम के बारे में सारी बातें बताने लगता है और जियांग तो बस जू की केयर करने में ही लगा होता है, न कि जू तो सिर्फ हान की तरफ ही देखे जा रही होती है। अब हान इन सब से कहता है कि यहाँ पर रहना ठीक नहीं है, सबको जल्द ही कैंप में आना चाहिए। ये कहकर जू को अपने साथ लेकर चला जाता है। जो रास्ते में हान से अपनी फैमिली की बातें बताने लगती है, साथ ही कहने लगती है कि उसकी माँ ने बताया है कि बचपन में उसे एक हेड इंजरी हुई थी, जिसकी वजह से वो सारी बातें भूल चुकी है। वो तो उसके नेबर का शुक्र अदा करती है जितने टाइम पर पहुंचकर जू को हॉस्पिटल भेज दिया, वरना वो तो उस दिन मारी जाती। उसकी ये बात सुनकर हान फौरन ने उसे किस करने लगता है और तभी यहाँ पर जियांग आ जाता है। इन दोनों को किस करते हुए देखने लगता है और तभी उसे फ्लैश बैक आता है कि उस फाइट के बीच वहाँ पर जियांग भी मौजूद होता है, जिसने इन दोनों को मार खाते हुए देखा तो बड़े ही हिम्मत से तेज आवाज में बोला कि पुलिस यहाँ पर आ गई है। यह सुनकर वो सारे गुंडे यहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद जू और हान को वो हॉस्पिटल में एडमिट करा देता है। दोनों के हालात बहुत ही नाजुक होते हैं। हान को तो कई महीनों तक होश ही नहीं आया होता है और जू का मेमोरी लॉस हो चुका होता है। जो जियांग से हॉस्पिटल में मिलती है और उसको थैंक यू बोलती है उसे बचाने के लिए, फिर उसे फाइट के अबाउट बातें पूछने लगती है, लेकिन जियांग उसे कुछ भी नहीं बताता। रेस्ट करने को कहकर उसके पास से चला जाता है। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होती है। हान और जू किस करने के बाद मॉल में जाते हैं, जहाँ पर बहुत सारी शॉपिंग करते हैं। उसके बाद जू को वो घर पर ड्रॉप करता है और खुद किनकियान के पास पहुंच जाता है और जू के फादर वाली डायरी उससे मांगने लगता है, लेकिन किनकियान देने से मना कर देता है, क्योंकि उस डायरी से ही उसे ये बात पता लग चुकी थी कि हान और जू पिछले 10 साल पहले ही उसके हाथ लग चुके थे। इसे कई सारे सबूत उसे इकट्ठे करने होते हैं, इसलिए वो हान से झूठ बोल जाता है कि उसे डायरी मिली ही नहीं है। और चेन भी किनकियान को ये बता चुका था कि कैसे इसने हमें पेड़ में बांधा था। हान डायरी न मिलने पर वापस चला आता है। दोबारा से उसे बम ब्लास्ट वाली लोकेशन पर जाकर डायरी को तलाशने लगता है। तभी उसे किसी के पैर की झलक मिलती है। ये देखकर वो उसे फॉलो करते हुए उसके ग्रुप तक पहुंच जाता है, जहां पर बॉस बुआंग की टीम होती है और ये लोग मुर्गे की फाइट देखकर मजे ले रहे होते हैं। तभी हान को देखकर बॉस बुआंग अपने बंदों से पकड़ने के लिए कहता है, साथ में ये भी कहता है कि अगर सिंगल मैन है तो उसे पकड़ लो, अगर साथ में कोई फीमेल है तो छोड़ दो, लेकिन वो तो सिंगल मैन होता है। इसीलिए सारे ही लोग चारों तरफ से डंडे लेकर खड़े हो जाते हैं। ये देखकर हान फाइट करने का मूड बनाने लगता है। तभी वो लोग कहते हैं कि यहाँ पर वो क्यों आया है, जिस पर हान कहता है कि उसे पहले ही आना चाहिए था, गलती हुई जो अब आया है। हान की ये बात सुनकर बॉस बुआंग भी यहाँ पर आ जाते हैं और तभी यहाँ पर जू आ जाती है। हान को अपना हस्बैंड बताते हुए उसे ले जाने की बात करती है। बॉस बुआंग जू को देखकर बहुत ही हैप्पी होते हैं। इन दोनों को डिनर पार्टी का ऑफर देते हुए साथ में खाने भी बैठ जाते हैं। तभी बॉस के पास उसी का आदमी आता है, कहता है कि इन लोगों पर हमें शक है, ऐसे इनको जाने मत दीजिएगा। ये सुनकर बॉस कहता है कि पहले खाना तो खा लेने दो। ये कहकर मुस्कुराते हुए दोबारा से हान और जू के सामने जाकर बैठ जाता है और हम देखते हैं जू और हान युवांग के साथ डिनर कर रहे होते हैं और ये लोग उसके नजरों में ये जाहिर कर चुके होते हैं कि जू हान की वाइफ है। साथ में ये भी कह चुके होते हैं कि ये लोग साउथ से यहाँ पर आए हैं और बुआंग के साथ बिजनेस डील करना चाहते हैं। वैसे बुआंग किनकियांग के टीम का ही एक बंदा होता है, इसलिए हर 2 या 3 दिन पर
यहाँ पर जू आया करती थी और अपना नाम मिसेस मेंग बताई होती है। इस तरह मिस्टर मेंग और मिसेस मेंग की अच्छे से बुआंग खातिरदारी करता है। इनकी खातिरदारी में कोई भी कमी नहीं छोड़ता है और काफी फ्रेंडली इनसे बात भी करने लगता है। लेकिन बातों के बीच में जब हान उससे बिजनेस के अबाउट इंफॉर्मेशन लेने लगता है तब वो इस बात को इग्नोर करके दूसरी कोई और बात करने लगता है। हान के बहुत प्रेशर करने के बाद वो कह देता है कि ये उसका अपना पर्सनल बिजनेस है। ऐसे अनजान आदमी से वो इतनी जल्दी अपने कोई भी डिटेल्स शेयर नहीं कर सकता है। उसका इतना सख्त रवैया देखकर हान भी अब खामोश हो जाता है। अब बुआंग डिनर के बाद हान और जू को एक रूम भी दे देता है जिसमें सिर्फ एक ही बेड पड़ी होती है, यानी कि ये इनका टेस्ट होता है कि क्या ये लोग सच में हस्बैंड वाइफ हैं। इसलिए बुआंग और उसका लड़का इन दोनों पर नजरें रखे होते हैं। ये चीज जब हान देखता है तब जू से कहता है कि उसे हस्बैंड वाइफ होने का नाटक करना पड़ेगा। ये कहते हुए जू को गेट पर ही किस करने लगता है और फिर गेट को बंद कर लेता है और बेड पर भी इन दोनों एक्टिंग शुरू कर देते हैं जिसे इन लोग स्कोप के जरिए देख रहे होते हैं। माइक भी लगा होता है। तभी जो शावर लेने की बात कहती है और इसी वक्त में हान माइक निकाल लेता है। अब ये लोग वॉशरूम से पुलिस को इन्फॉर्म करने की बात करते हैं लेकिन यहाँ पर कोई भी सिग्नल नहीं मिल रहा था। उधर बुआंग को अब पूरा यकीन हो गया था कि ये दोनों ही हस्बैंड वाइफ हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग इन दोनों को कार में बिठाकर बुआंग के लोग बुआंग के घर लेकर जाते हैं जहाँ पर बुआंग के हाथ वो डायरी लग चुकी थी जो कि चिन ने किनकियान को दिया होता है। इस तरह बुआंग श्योर हो गया होता है कि हान और जू साजिश के तहत यहाँ पर आए हैं। हान जैसे ही बिजनेस डील की बात करना शुरू करता है वो वही डायरी उसे दिखाने लगता है। ये देखकर जू के चेहरे का तो रंग ही गायब हो जाता है लेकिन हान जू को संभालते हुए बुआंग से लंबा चौड़ा झूठ बोलने लगता है जैसे कि ना ही ये उसकी डायरी है और ना ही उसके अबाउट उसे कुछ भी पता है। वो तो यहाँ पर अभी अभी आया है। बुआंग हान के इस बात पर डायरी को आग में फेंकने लगता है। तभी हान डायरी को कैच कर लेता है। ये देखकर बुआंग के लोग हान पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं लेकिन हान सबको एक एक करके मारने लगता है। तभी बुआंग चाकू लेकर जू के गले पर रख देता है और हान को धमकियां देने लगता है। अब जू को बचाने के लिए हान सरेंडर हो जाता है। अब वो लोग हान की अच्छे तरह से पिटाई करते हैं। बाद में स्टूल से उसे मारने जा ही रहे होते हैं कि तभी जू उसके ऊपर आकर स्टूल की चोट खुद ले लेती है जिसके बाद उसकी खोई हुई मेमोरी वापस आ जाती है। अब उसे सारी ही बातें याद आने लगती हैं कि कैसे इन लोगों ने ही दोनों को जंगल में भी मारा था और यहीं पर ये सीन कट हो जाती है। अगली सुबह चिन किनकियान के पास पहुंच जाता है और सारी ये बातें बताने लगता है कि वो आदमी रेंजर ऑफिसर हान है और वो लेडी न्यूज रिपोर्टर जू है। पहले भी अक्सर वहाँ पर आया करती थी। अब तो सारी ये बातें उन लोग जान चुके हैं। जल्द उसे अरेस्ट भी कर लिया जाएगा। किनकियान उसे बचा ले। किनकियान इन लोगों की लापरवाही पर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है। कहता है कि पहले भी हमने तुम सबको होश में रहने के लिए कहा था, अब ऐसे बुरे हालात को मैं इतनी जल्दी कैसे संभाल सकता हूँ। खैर अब वो अपना दिमाग चलाने लगता है। तभी हम हान और जू को देखते हैं। जू हान के घाव पर मरहम लगा रही होती है और उसकी पीठ पर लगे एक्स्ट्रा घाव के बारे में भी सवाल कर लेती है जिस पर हान खामोश हो जाता है। लेकिन जू समझ चुकी होती है कि ये कुछ छुपा रहा है क्योंकि पहले की बातें और चोट सारी कुछ उसे अब याद आ चुकी थी। खैर अब वो दवा लगाकर वापस जाने लगती है। तभी जियांग रास्ते में ही जू को रोक लेता है और हान के इंजरी के बारे में उससे पूछने लगता है। साथ ही कहता है कि वो तो अच्छा हुआ कि टाइम पर पुलिस पहुंच गई, वरना हान और तुम्हारी कल तो जान ही चली जाती। फिर वो जू को मना करने लगता है कि वो इन कामों में मत शामिल हो, यह पुलिस का मामला है और अगर कोई केस हो गया तब न्यूज रिपोर्टर की भी पद छीन ली जाएगी। दोबारा से उसके साथ वो नजर न आए। जू को जियांग की ये बातें काफी बुरी लगती हैं। ये बात अलग है कि वो बिना ही कुछ बोले यहाँ से चली जाती है। अगली सुबह जियांग हान के पास आता है और कहता है कि तुम अपने सिटी चले जाओ और जू से दूरी बना लो। तुम्हें ऐसे मामलों में पढ़ना है तो खुद पढ़ो, जू को इससे दूरी रखो। कहीं न कहीं बात जियांग की भी सही होती है, लेकिन हान भी गलत कहाँ होता है। वो तो खुद एक बॉडीगार्ड की तरह जू का हमेशा ही साथ देता है। उस पर कोई भी मुश्किल आने से पहले खुद पर ही ले लेता है।
जियांग की ये बात सुनकर हान को जू की रात वाली बात याद आने लगती है, जब वो उससे कह रही थी कि उसके साथ उसे बहुत ही पुराना रिश्ता महसूस होता है। साथ ही उसके कॉलेज के अबाउट भी काफी बातें पूछने लगती है, यानी कि पास्ट में उसके साथ हान था। ये बात अब जू को याद आ चुकी है। इस तरह हान कंफर्म हो चुका था कि जू उसके प्यार में है। हान की इन बातों को सोचते हुए जियांग को वो देख रहा होता है। तभी जियांग कहता है कि तुम क्यों उसके जान के दुश्मन बन गए हो? 10 साल पहले भी वो तुम्हारी वजह से कितने खतरे में पड़ गई थी और कल तुमने फिर से उसी खतरे में उसे फंसा दिया। जियांग की ये बात सुनकर हान अब खामोश नहीं रहता। वो उसे कह देता है कि तब मैं एडमिट था, इसी वजह से मैं उसके लिए कुछ ना कर सका और तुम हमारे और उसके बीच में इंटरफेयर मत करो तो ही अच्छा है। ये कहकर यहाँ से चला जाता है। तभी हम जू को देखते हैं जो कि अगेन उसे मन्नत वाले ट्री के पास जाती है और हान की यादों में खोई होती है। लास्ट टाइम जब उसके साथ वो आई थी, हान ने उससे जो भी कहा था वो सारी बातें मन ही मन वो रिपीट कर रही होती है। तभी जू हान को यहाँ पर नजर आता है। ये देखकर वो उसके पास जाती है। हान चौंक जाता है कि ये यहाँ पर कैसे आ गई। अब वो जू से यहाँ पर आने की वजह पूछता है। तब जू कहती है कि हम पहली बार यहाँ पर कब आए थे, जिस पर हान कहता है कि हाँ ज्यादा दिन नहीं हुआ है, लगभग 1 हफ्ते ही हुआ होगा। जिस पर हान कहती है कि नहीं 12 साल हो चुका है। अब तक तुम हमसे सारी बातें छुपाते चले आ रहे हो। तुम्हें सारी ही बातें याद है और ये भी याद है कि मैं तुमसे और तुम हमसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे और तुम अब भी हमसे प्यार करते हो, लेकिन तुमने हमसे इतनी बड़ी बात छुपा ली। अगर मैं किसी और से शादी कर लेती तब क्या होता? ये सुनकर हान कहता है कि तुम दुनिया में रहो चाहे हमारे या किसी और के साथ, हमें तुम्हें खुश देख कर ही खुशी होगी। फिर दोनों ही रोने लगते हैं, नई पुरानी सारी बातों को याद करने लगते हैं। हान रोते हुए कहता है कि मैंने तुमको एक बार बताना चाहता था, लेकिन पास्ट में हुए दर्द को दोबारा से जिंदा करने की हिम्मत मुझ में नहीं थी, बस इसीलिए इन बातों को हाइड करता गया। लेकिन तुम्हारे हैप्पी फेस को देखकर मुझे बहुत ही खुशी होती है। ये सब कहते हुए ये दोनों गले लगे होते हैं। इस बीच कॉलेज लाइफ से लव स्टोरी स्टार्ट होने तक सारी ही यादें इन लोगों की चलने लगती हैं। अब जू हान से पूछती है कि जंगल में उसे क्यों मारा गया था, जिस पर हान उसे काफी लंबी स्टोरी बताना शुरू कर देता है। जू उसे चुप करा देती है, फिर कहती है कि वो अपने शहर क्यों नहीं गया, अभी तक वो यहीं पर क्यों है। जिस पर वो कहता है कि मैं यहीं पर तुम्हारा इंतजार कर रहा था और मुझे पता था कि एक ना एक दिन मैं तुम्हें जरूर देखूंगा और उसी दिन मेरे दिल को सुकून मिलेगा, जैसे कि अब मेरे दिल को सुकून मिल चुका है। ये सुनते ही जो इमोशनल हो जाती है और अगेन उसे हक कर लेती है। हान प्यार से उसे थपकियां देने लगता है। इधर जियांग सीढ़ियों पर सैड मूड में बैठा होता है और जो की पिछली बातें याद कर रहा होता है, जहाँ पर वो इसका कितना ज्यादा ख्याल करता था। जो चीजें जो भूल जाया करती थी वो जियांग उसके लिए ले आता था। इन्हीं ख्यालों में खोया होता है और तभी यहाँ पर हान और जू आ जाते हैं। इन दोनों की क्लोजनेस को देखकर जियांग की आंखों में आंसू भर आते हैं। तभी हान यहाँ से चला जाता है और वो जू से माफी मांगने लगता है कि प्यार पाने के लिए वो सेल्फिश हो गया था। उसे सारी बातें याद थी, लेकिन कभी भी उसने जू से इन बातों को शेयर नहीं किया। जियांग कहता है कि अब तो तुम हमसे नफरत करने लगी होगी, लेकिन जू का दिल बहुत ही बड़ा होता है। वो कहती है कि ऐसा हरगिज नहीं है, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड पहले भी थे और अब भी बने रहोगे। फिर कहती है कि वो बीजिंग में रहने के लिए जा रही है, यहाँ पर रहना उसके लिए सेफ नहीं है, वो अपना ख्याल रखे। तभी हान बैग लेकर आ जाता है। अब हान और जू अपने टीम के पास चले जाते हैं, जहाँ पर पार्टी हो रही थी और सारे लोग खेल रहे थे। इन लोग भी एक गेम खेलते हैं जिसमें जू हान से सवाल करती है कि उसे अपने लाइफ में सबसे ज्यादा रिग्रेट कब हुआ, जिस पर हान कहता है कि बीते 10 सालों में जिसमें तुम शामिल नहीं थी। लेकिन ये बात बस वो मन ही मन में कह देता है। फिर प्यार से जू को देखने लगता है। अब इन लोग पार्टी के बाद सोने चले जाते हैं। सारे ही लोग अलग अलग रूम में सो रहे थे। तभी जू के रूम में किसी के आने की आहट होती है और अगले ही पल जिन जू के रूम में आकर जू का गला दबाने लगता है। और लेकिन ये सब हान के सपने में हो रहा था, यानी कि वो सेफ होती है। हान घबरा कर उठ जाता है। फिर वो जू के साथ बिताई हुई रात की सारी शरारतें याद करते हुए जू के रूम में आ जाता है और उस पर ब्लैंकेट डालते हुए मुस्कुराते हुए उसे देखने लगता है
और अब सुबह हो जाती है। जू हान की शर्ट पहनकर नीचे फ्रेंड के बीच आ जाती है, जिसे देखकर बाकी लोग तो हंसने लगते हैं, लेकिन डॉक्टर और जियांग को जू की ये हरकत जरा भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि इस शर्ट के सहारे ही वो समझ जाते हैं कि ये लोग कितने क्लोज आ चुके हैं। अब जू इन लोगों को हंसते हुए देखकर अगेन अपने रूम में चली जाती है, जिसके पीछे हान भी तेजी से जाता है। जू हान को देखकर शर्मा रही होती है और वो हंस रहा होता है। अब उसे ब्रेकफास्ट के लिए नीचे आने को कहकर खुद चला आता है, जिसके बाद जू भी आती है। सारे लोग मिलकर नाश्ता करते हैं, साथ ही लोग गेम भी खेल रहे थे। इसी में जू हार भी जाती है। तब सारे लोग उससे कहने लगते हैं कि जू अब सबके सामने ही किसी एक बॉयज के लिप्स से चॉकलेट खाएगी। अब यह सुनकर जियांग भी उठ खड़ा होता है और तभी हान भी उठ जाता है। अब दोनों के बीच में एक टास्क रखा जाता है, वो ये कि 85 पुशअप जिसने भी लगा लिया वह जू को चॉकलेट खिलाएगा। जियांग तो 10 ही पुशअप में हार मान जाता है। इस तरह हान की जीत हो जाती है। अब वो अपने लिप्स की मदद से जू को चॉकलेट सारे ही लोगों के सामने खिला देता है। ये देखकर जियांग के साथ डॉक्टर फिर एक बार जेलस होती हैं। अब शाम होती है, दोनों फिर से एक रूम में जाते हैं। हान जू को ड्रिंक देते हुए कहता है कि जाने क्यों ये सब एक सपने की तरह लग रहा है, जिस पर जू कहती है कि ख्वाब नहीं, ये तो हकीकत है, क्योंकि वो तो उसके सामने है और कभी भी उसे छोड़कर अब नहीं जाएगी। लेकिन हान को अचानक ही इतनी ज्यादा खुशी मिली होती है, इसलिए उसे छीनने का डर होता है। इन लोग प्यार से एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। तभी हान कुछ लाने के लिए बाहर जाता है और जू अकेले रूम में होती है, शायद इसीलिए वो बोर हो रही थी। तभी वो हान का लैपटॉप ओपन करती है, जिसमें हान की बहुत सारी वीडियोस पड़ी होती है। फिर वो उनमें से एक वीडियो को ओपन करती है, जिसमें हान ने एक सॉन्ग गाया होता है जो कि जू को डेडिकेट किया होता है, और बहुत सारे पुराने प्यार के पल को भी उसने अपने लैपटॉप में कैद करके रखा होता है। ये सब देखकर जू को उसके और खुद के बीच में इतनी करीबी और बेइंतहा प्यार का एहसास दिला जाती है। तभी हान यहाँ पर आ जाता है। ये देखकर जू फौरन ही उसके पास जाती है और टाइटली उसे हक कर लेती है। फिर रोते हुए कहती है कि अब से वो कभी भी उसे दूर नहीं जाएगी, चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों ना आ जाएं। उसके इतने लव को देखकर हान भी अब इमोशनल हो जाता है। इस तरह डे बाय डे लोगों का रिश्ता और भी गहरा होता चला जा रहा था। अब ये लोग प्यार से एक दूसरे के साथ रहने लगे थे और तभी हमें डॉक्टर को दिखाया जाता है, जो कि चिन से जाकर मिल जाती है और कहती है कि वो हान को लाइक करती है। लेकिन उसके बीच में जब से जू आ चुकी है तब से हान उसे दूर ही होता चला जा रहा है। ये सुनकर चिन उसे रास्ते से हटाने की बात सोचने लगता है। फिर डॉक्टर से कहता है कि वो उसके साथ एक डील करे, तब हान हमेशा के लिए डॉक्टर को मिल जाएगा। वो डील ये होती है कि जू को चिन के पास लाना होता है। डॉक्टर बड़े ही खुशी से इस डील को मान जाती है। अब वो हान के पास आकर कहती है हमारे कुछ लोगों की जल्द ही जान जाने वाली है, क्योंकि कुछ अटैकर हम लोगों पर नजर रखे हुए हैं। ये कहकर बहाने से हान को अपने साथ लेकर चली जाती है। जाते वक्त चिन की दी हुई कुछ फोटोज यहाँ पर वो फेंक जाती है, जो कि कुछ देर के बाद वो फोटोज जू को मिल जाती है। जू उन फोटोज को देखकर फिर से पास्ट की बातें याद करने लगती है, क्योंकि ये फोटो आज नहीं बल्कि 12 साल पुरानी होती है। उस वक्त उसके साथ क्या क्या हुआ था, यानी कि हान को हिट करने की वजह भी आज उसे मिल जाती है, जिसे देखकर जू चकरा जाती है, क्योंकि इस फोटो से हाइड हुई सारी बातें खुल चुकी थी। वो ये कि उस दिन जंगल में उन गुंडों ने जू का रेप भी करना चाहा था, इसलिए जू के फादर और हान जू को बचाने में उसकी मदद किए थे। तब जू के फादर मार दिए गए और हान बड़ी मुश्किल से बच गया था। ये सारी वो रेप की फोटो होती है। तब जू के पास चिन की कॉल आती है, जो कि एक अकेली जगह पर उसे बुलाता है। साथ में ये भी कहता है कि अगर वो नहीं आएगी तो वो ये फोटोज हर तरफ वायरल कर देगा। इस तरह शहर का एक एक बंदा तुम्हारे बारे में जान जाएगा। ये सुनकर जू कांपने लगती है और डरते हुए वहाँ पर पहुँच जाती है। तब चिन कहता है कि मुझे मेरे भाई ने बताया था कि तुम्हारी याददाश्त जा चुकी है, लेकिन फोटो देखकर तुम्हें सारी ये बातें
बातें याद आ जाएं, इसीलिए मैंने तुम्हारे पास इन फोटोज को भेजा था। फिर वो जू से कहता है कि उसके टीम में और उस पर लगे सारे इल्जाम को अगर वो खत्म कर दे और शांति से अगेन उसका बिजनेस चलने दे तो वो जू की उन गंदी फोटोज को हमेशा के लिए डिलीट कर देगा। जिस पर जू कहती है कि वो इतनी भी बुरी नहीं है जिसके लिए मैं तुम्हारे इतने बुरे काम का सपोर्ट करूं, और मैं तुम पर अपने फादर का मर्डर का इल्जाम भी साबित कर दूंगी कि वो एक्सीडेंट में नहीं बल्कि तुम्हारी वजह से मारे गए थे। एक दिन मैं तुम्हें अपने फादर के मर्डर के इल्जाम में जेल भी भेज दूंगी। इस तरह इनके बीच बहस काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तभी चिन को शक होता है कि यह साथ में कोई डिवाइस भी लाई है जिससे इसकी बातों को रिकॉर्ड किया जा रहा है। ये देखकर वो फौरन जू के बैग को छीन लेता है और उसका शक सही भी साबित हो जाता है क्योंकि जू के पास सच में एक डिवाइस मौजूद होती है। अब वो जू का गला दबाकर उसे मारने लगता है और तभी यहाँ पर डॉक्टर आ जाती हैं, जिसके बाद चिन के मुंह पर वो टेप लगाकर बैठ जाता है। फिर डॉक्टर से कहता है कि वो वीडियो बनाए। ये कहते हुए वो जू के साथ गलत करने लगता है और उसके गले पर हाथ लगाने जा रहा होता है कि तभी उसी कैमरे से डॉक्टर चिन के सर पर मार देती है, जिस वजह से वो वहीं पर गिर पड़ता है। फिर डॉक्टर जू को लेकर यहाँ से भागने लगती है लेकिन वो अगेन इसे पकड़ लेता है और तभी यहाँ पर हान पुलिस के साथ आ जाता है। हान के साथ आई पुलिस चिन को मारने लगती है और चीखते हुए चिन कहता है कि तुम सबको एक दिन पछतावा जरूर होगा, हमें इतने बुरी तरीके से टॉर्चर करने की सजा भी तुम्हें जरूर मिलेगी। लेकिन चिन की इन बातों को कोई भी सुन नहीं रहा होता है। हान भी इग्नोर कर देता है। अब हान जू को लेकर यहाँ से चला जाता है। जो बेहोश होती है वो उसे बेड पर लेटा देता है। फिर मेडिसिन देकर उसके होश में आने का वेट करने लगता है। कई घंटों के बाद जू को होश आता है। तब हान कहता है कि तुमने रिकॉर्डिंग करके काफी अच्छा एविडेंस हमें दे दिया है और इसी सबूत के वजह से इनने सारे ही गुनाह को कबूल कर लिया है। जिस पर जू कहती है कि इसका तो हमें 10 सालों से इंतजार था, लेकिन अब जू हान के ज्यादा क्लोज नहीं जाना चाहती थी क्योंकि अतीत में हुए अपने साथ इतने बुरे काम से वो बहुत ही ज्यादा सैड होती है। अब सुबह होती है, वो अकेले ही ऑफिस में बैठी होती है। तभी उसके पास हान आता है जिसके हाथ में सूप होता है, लेकिन जू के चेहरे पर अजीब से बेचैनी होती है। वो हान को देखकर कुछ खास बात नहीं करती। हान कहता है कि क्या उसने सच में शहर छोड़ने का फैसला ले लिया है, आखिर वो क्यों डर रही है। हर पल में हान तो उसके साथ है ही। हान का ये अपनापन देखकर वो रोती आंखों से उसे देखने लगती है। आंखों में ढेरों सवाल होते हैं। तब हान उसका हाथ पकड़ने लगता है। तभी वो कहती है कि जल्दी ब्रॉडकास्ट लाइव होने वाला है, इसलिए वो रूम से बाहर चला जाए। ये सुनकर हान बाहर चला जाता है। उसके जाने के बाद जो रोने लगती है। तभी हान को रूम के बाहर ही जियांग मिलता है। वो कहता है कि जू को ब्रॉडकास्ट करने से रोक दो क्योंकि इंटरनेट पर बहुत सारी अफवाहें उसके खिलाफ फैली हुई हैं। अगर उसने लाइव आकर कोई ऐसी कमेंट को पढ़ लिया तो वो बहुत ही हर्ट होगी। जिस पर हान कहता है कि वो इतनी भी कमजोर नहीं है और कभी इंसान को उसकी चाहत का काम करने से रोकना नहीं चाहिए, बदले में उसका सपोर्ट करना चाहिए। जियांग फिर भी ब्रॉडकास्ट रोकने की बात उससे किए ही जा रहा था, लेकिन हान इस बात के लिए राजी नहीं था। लेकिन हान उसकी खुशी के लिए ये भी एक्सेप्ट कर लेता है। उधर जू अकेले में बैठी पुरानी बातों को सोचते हुए और हान की मोहब्बत को सोचते हुए बस रोती ही जा रही थी। और दूसरी तरफ किन कियान अपने भाई के अरेस्ट होने के गम में बहुत ही ज्यादा सैड होता है। बुद्धा की मूर्ति के सामने अगरबत्ती जलाते हुए बैठा होता है और हम देखते हैं जू शहर छोड़कर जाना चाह रही थी, जिस बात के लिए सभी लोग काफी दुखी होते हैं। लेकिन हान को इस बात की कुछ ज्यादा ही तकलीफ होती है, जिस वजह से वो अकेले टेरेस पर खड़ा होकर जू की बातें सोच रहा होता है और पास्ट से प्रेजेंट तक सारे ही यादों में खो जाता है। तभी हान के टीम का एक बंदा उसके पास आता है जो कि बताता है कि जंगल में एक एनिमल को मारने के लिए आदमी आया है। ये सुनकर वो फौरन ही वहां पर चला जाता है, जहां पर उस आदमी को बड़े ही मुश्किल से पकड़ लेता है। लेकिन इस बीच आदमी ने हान के पैर में नाइफ से अटैक कर दिया था। अब हान उसको पुलिस के
के हवाले करके खुद रूम में रेस्ट करने के लिए चला जाता है, जहाँ पर उसे बार बार जू की यादें आ ही जा रही थी। उधर जू को डस्टबिन में रखे हुए सारे ही पेपर मिलते हैं जो कि हान का होता है। उसमें हान बार बार यही लिख रहा था कि जू रुक जाए, लेकिन लेटर देने की हिम्मत उसमें नहीं थी, इसलिए वो डस्टबिन में डाल दिया करता था। अब वही लेटर पढ़कर जू रोने लगती है और अपने जाने का फैसला कैंसिल कर देती है। इधर जियांग हान से मिलता है, वो भी अब हान और जू के लव को एक्सेप्ट कर चुका था। उसकी भी एक चाहत होती है कि हान जू से मिल जाए, क्योंकि इसका अफेयर अब डॉक्टर के साथ चलने लगा था, लेकिन इस बात की खबर किसी को भी नहीं थी। अगले दिन जियांग उसे टेम्पल में हान को लेकर चला जाता है, जहाँ पर जू भी आई होती है। इस तरह ये लोग तीसरी बार एक दूसरे से मिल जाते हैं और वादा करते हैं कि अब से कभी भी एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे। अब ये लोग साथ में घर आते हैं और अच्छे पल को जीते हैं। इसी बीच इन्हें ये भी पता चलता है कि डॉक्टर और जियांग एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताने का फैसला कर चुके हैं, जिस बात के लिए दोनों ही बहुत खुश होते हैं। और हान की टीम हान और जू के लिए काफी ज्यादा खुश हो रही थी। अगले दिन पार्टी होती है, सब लोग इस पल को सेलिब्रेट करते हैं। अब हान जू को किस करता है, फिर जू का हाथ अपने दिल पर रख लेता है और तभी कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, जिसमें जू हान का बहुत ही ज्यादा ख्याल करती थी। और कॉलेज टाइम में ये दोनों एक दूसरे के साथ झगड़े तो कभी प्यार तो कभी मस्ती किया करते थे। इन दोनों के बीच बहुत ही ज्यादा प्यार था। बीच में काफी मुश्किलें आई, लेकिन आखिर में ये अपने लव को पाने में सक्सेस हो ही गए। अब प्रेजेंट में आते हुए दोनों मुस्कुराते हुए एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं और इनकी टीम बहुत ही ज्यादा खुश होती है। और यहीं पर इस कहानी का एंड हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।